हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस पेडागोजी सेशन में। दोस्तों, आज हम सीडीपी पेडागोजी पार्ट 7 की बात करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए और आगे जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। आई होप आप सभी को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कि एक टीचर है, वो उसकी क्लास में अलग अलग अधिगम शैली वाले बच्चे हैं, उनकी शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वो अलग अलग कार्यों का उपयोग करती है। तो वह किस चीज़ से प्रभावित है वो हमें इसमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। देखिए, कोहलबर्ग का तो वैविध्यपूर्ण से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। बी, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बिल्कुल, ये बात ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, जिसमें कि इन्होंने बताया था कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है एवं प्रत्येक बच्चे के लिए हमें अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो ये किससे प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। अगर सी ऑप्शन की बात करते हैं, वाइगॉस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसका भी वैविध्यपूर्ण से कोई मतलब नहीं है। डी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये तो स्कीमा पर बात करता है, तो इसका भी विविधता से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वयं गरिमा को। मतलब क्या है क्वेश्चन का? हम आईक्यू लेवल के हिसाब से बच्चों का वर्गीकरण कर रहे हैं अलग अलग, कि भाई 140 से ज़्यादा आईक्यू लेवल वाले बच्चे एक ग्रुप में, 100 से 140 वाले एक ग्रुप में, 80 टू 100 एक ग्रुप में एंड 80 टू बिलो एक ग्रुप में। तो ऐसा करने से उनकी स्वयं गरिमा यानी कि उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को क्या प्रभाव पड़ेगा? सेल्फ रेस्पेक्ट पर। ऐसा करने से सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ेगा तो नहीं। भाई जो 80 से कम वाला बच्चा है, उसे अच्छा लगेगा क्या? उसे अपने कम आईक्यू वाले बच्चों में डाल दिया तो बढ़ाएगा तो बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता, बी ऑप्शन भी हमारा हो नहीं सकता। घटाता है, बात ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो और उनके शैक्षिक निष्पादन को और उनका जो रिजल्ट है उसे क्या करेगा, ये हमें इसमें बताना है। देखो, बच्चे की स्वयं गरिमा तो घटेगी, ये बात तो हमें क्लियर है कि उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट घटेगी, लेकिन रिजल्ट घटेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। बच्चे की सेल्फ रेस्पेक्ट घटेगी, लेकिन उस चक्कर में वो और अच्छा रिजल्ट भी ला सकता है। तो शैक्षिक निष्पादन घटेगा नहीं, बल्कि प्रभावित नहीं करता। आईक्यू लेवल के आधार पर बांटना शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी वृद्धि उच्च स्तरीय थी। टीचर ने क्या देखा कि राघव अपने द्वारा बनाया हुआ म्यूजिक की कीबोर्ड पर खुद बजा रहा है। तो क्लास टीचर ने क्या विचार किया, क्या सोचा राघव के बारे में कि उसकी कौन सी वृद्धि उच्च स्तर की थी। बहुत आसान सा क्वेश्चन। स्थानिक बुद्धि में तो हम नहीं करते, स्थानिक बुद्धि तो आर्किटेक्चर वगैरह की होती है, तो ये तो नहीं होगी। शारीरिक गतिबोध ये तो फार्मर्स की होती है और प्लेयर्स की होती है, ये भी नहीं होगा। कौन सी होगी? संगीत में। बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही है। देखते ही आंसर पता लग रहा है, इसमें कुछ भी सोचने समझने वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम? क्वेश्चन समझिए पहले आप। देखो, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपने आंसर सही दे दिया, ये समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें, एक विद्यार्थियों को अलग अलग तरीके से हमने बार बार ये बताया कि भाई उसके जो समाज के लोग हैं, जिस समाज से वो आता है, उस समाज के लोग पढ़ाई लिखाई में कम दिलचस्पी दिखाते हैं, कम एजुकेटेड हैं। तो इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसी रूढ़िवादिता को कम करने के लिए टीचर क्या करे, वो हमें इसमें बता रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा तो किसी भी चीज़ को नहीं करना। बी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित हमें नहीं करनी, प्रतियोगिता नेगेटिव होती है। सी,
विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया, पढ़ाई छोड़कर चले जाए, मतलब ही नहीं है। डी, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल, अलग अलग सामाजिक वर्ग के लोगों के हम रोल मॉडल प्रस्तुत करेंगे, बच्चों के सामने कहानी प्रस्तुत करेंगे, उदाहरण देंगे, तो ये क्या करेगा, बच्चे को मोटिवेट करने का काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को या समझने में या याद करने में कठिनाई। ये किस चीज़ के सूचक हैं, ये हमें इसमें बताना है। मतलब वो पढ़ने के प्रति भी चिंतित है, पढ़ना कम आ रहा है उसे, अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है उसे, शब्दावली भी निम्न कौशल का है, तो किस चीज़ का है ये? स्वलीन विद्यार्थी तो नहीं होगा। स्वलीन विद्यार्थी, एक सेकंड, स्वलीन विद्यार्थी तो वो होगा जो अपने आप में खोया रहेगा, ये तो इसमें नहीं है। बी, सृजनात्मक विद्यार्थी भी नहीं है, वो तो वो होता है जो कुछ नया करता है। सी, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कौन से लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है वो? लर्निंग डिसेबिलिटी को प्रदर्शित कर रहा है वो, अधिगम अशक्तता को प्रदर्शित कर रहा है वो। और मानसिक क्षति का भी ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी दिमाग की बात नहीं कही है ना, पढ़ने की बात कही है। तो वो कौन सा है? अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा का क्वेश्चन आया है और गारंटी है कि समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं और बहुत आसान सा टॉपिक है। समझिए क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इंक्लूसिव क्लास है, उसमें एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। बिल्कुल सही बात, हर बच्चे में सीखने की क्षमता है, हर बच्चा सीख सकता है अपनी क्षमता के अनुसार, तो ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि एलिमिनेटिंग मेथड भी आप अपना सकते हैं गलत ऑप्शन को हटाने का। बी क्या है? अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना, ये नहीं। समावेशी तो ये कहती है कि सबको एक सा करना है आपको। सी, बच्चों को अपाहिज, मंदबुद्धि आदि के रूप में वर्गीकृत बिल्कुल भी नहीं करना, अपाहिज बच्चा कह दोगे आप बच्चों को, बिल्कुल नहीं। डी में केवल आगे वर्ड देखना ही नहीं हमें। तीनों नेगेटिव है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं फटाफट से 7 क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है, ये हमें इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग एवं अभ्यास एवं रटने पर बल देना, बिल्कुल गलत है। बी, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए कि एक रूप तरीकों का प्रयोग, बिल्कुल नहीं, एक जैसे तरीके नहीं करेंगे हम। सी, अत्याधिक लिखित कार्य देना और नकल करने पर दबाव बनाना, बिल्कुल नहीं, ये भी नेगेटिव है, देखते ही पता लग रहा है। 3 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो सीधी सी बात है 4th ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। और इस तरीके से आप बहुत ईजिली सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, पेडागोजी में 75 आउट ऑफ 75 ला सकते हैं। डी ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें हर बच्चे की स्ट्रेंथ भी पहचाननी है, कमजोरी भी पहचाननी है, और उसके अनुसार अपनी शिक्षण विधि हमें बनानी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? समस्या समाधानकर्ता बनाना है तो किस प्रकार से मोटिवेट करे वो बच्चों को? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक छोटे कार्यों के लिए भौतिक पुरस्कार दंड क्या होते हैं? ये नेगेटिव होते हैं, तो हटा देना है इसे। बी, केवल वर्ड आ गया, देखना ही नहीं है, हटा देना है। सी, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंड देना, दंड तो हमें देना ही नहीं है, हटा देना है। एंड डी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी आधार पर विचार मंथन करके। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बिल्कुल, प्रोत्साहित वर्ड आ गया, प्रोत्साहित वर्ड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव हमें इसमें ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? क्रिएटिव बच्चे हैं, उन्हें और प्रोत्साहित करना है, कैसे प्रोत्साहित करे वो? फर्स्ट ऑप्शन,
अपसारी चिंतन पर बल देके, सही बात है, ये तो अपसारी चिंतन होना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल। अपसारी मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक समस्या के बहुत सारे समाधान। बी, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करें, हतोत्साहित हमें किसी को नहीं करना है ना, तो ये तो हटा देना है। सी, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके जी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में बच्चे की नॉलेज को आप बढ़ाइए और उनके जो मूल विचार हैं उन्हें महत्व दीजिए क्लास में, उनके जो अनुभव हैं उन्हें क्लास में महत्व दीजिए। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा किस चीज पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी की तो बात नहीं कहीं कहीं भी आरटीई 2009 में। अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूतिक अभिवृत्ति, सहानुभूति की बात कहीं नहीं कही। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये बात कही है, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा ठीक है। आरटीई 2009 ने कहा है कि हर बच्चे को सीखने का अधिकार है, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार हमें नाम से पता लग रहा है, अधिकार है बच्चों को, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? बुद्धि क्या है, कौन सा कथन बता रहा है ये चीज? फर्स्ट ऑप्शन, बुद्धि अनआयामी यानी कि जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो ये तो गलत है। बुद्धि केवल, केवल वर्ड आ गया हटा देना है, केवल वर्ड आ गया हटा देना है, देखना ही नहीं, विद इन 5 सेकेंड आपको आंसर कर देना है। बुद्धि बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी का मतलब जिसके बहुत सारे आयाम, बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे प्रकार रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? लक्षण नहीं है, निगेटिव बताना है इसमें हमें। फर्स्ट, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। रटना, रटना वर्ड क्या है? निगेटिव है, और हमें क्वेश्चन में बताना क्या है? निगेटिव है बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, ये बात तो पॉजिटिव है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये बात भी पॉजिटिव है। वह जो नई परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये बात भी पॉजिटिव है। ऑप्शन ए निगेटिव, और जो निगेटिव है वही हमारे लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। बुद्धि परीक्षण की बात अगर करते हैं, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने ने दिया था। कब दिया था? 1904 में दिया था। किसी किसी बुक में 1905 भी आ जाता है, तो 1904 1905 हम इसे मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों का विद्यालय में असफल होना किस ओर संकेत करता है अगर बच्चे फेल हो गए तो? फर्स्ट ऑप्शन, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बच्चे की गलती तो कभी हो ही नहीं सकती, बच्चा तो भगवान का रूप है, आप बच्चे की कमी नहीं बता सकते, तो अधिक बच्चे में सामर्थ्य नहीं है, ये बात तो गलत है ना। बी, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है, ये बात ठीक है। भाई विद्यालय की कमी हो सकती है कि भी विद्यालय बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए बच्चा फेल हुआ, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। साबित करता है इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं, बच्चे में कमी नहीं होगी कभी भी। डी, सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। भाई अभिभावक सहायता तो ही ना करेंगे, सहायता तो अध्यापक यानी कि आप लोग करेंगे, टीचर्स करेंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। एकाधिक मतलब एक से अधिक समाधान, एक प्रॉब्लम है उसके समाधान वो बहुत सारे ढूंढ रही है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, मतलब जो मूल से बने हुए हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो कौन से गुण? देखो जब भी एक से अधिक की बात होती है, बहुत सारे समाधान जब ढूंढ रही है, तो उसमें क्या होगा? सृजनात्मक विचारक। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। अगर सृजनात्मक वर्ड नहीं होता और वर्ड होता है अपसारी, तो वो ऑप्शन भी हमारा सही
हो जाता है, क्योंकि सृजनात्मक बच्चे जो भी रहते हैं उनमें कौन सा चिंतन होता है, अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी नहीं होगा, क्योंकि अभिसारी क्या होता है, बहुत सारी समस्याओं का एक समाधान। लेकिन रूही ऐसा नहीं कर रही, रूही कर रही एक समस्या के बहुत सारे समाधान। तो क्या हो जाएगा, अपसारी या फिर सृजनात्मक विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में जो वंचित वर्ग हैं उसके बच्चे कम हो रहे हैं, मतलब उनकी सहभागिता कम हो रही है, तो टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। एक तो वैसे कम हो रहे हैं बच्चे, और विद्यालय को छुड़वा दो, बिल्कुल गलत है ये तो, देखते ही पता लग जा रहा है हमें। ऑप्शन नंबर बी, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसा है चलते रहने दो, गलत बात है। सी, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए ना, अपेक्षाएं कम करनी नहीं करनी चाहिए, बच्चों को तुम्हें मोटिवेट करना है, बच्चों से तो कहना है बेटा तुम्हें फर्स्ट लानी है बिल्कुल। और डी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर क्या करना चाहिए, टीचर को विचार करना चाहिए, कहाँ कमी हो रही है टीचर की, जो बच्चे कम हो रहे हैं तो उस पर विचार करे एवं नए नए तरीके ढूंढे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है वो इनमें से 3 चीजें बताता है, सिवाय कि कौन सी चीज नहीं बताता, मतलब निगेटिव चीज हमें इसमें बता देनी है। ऑप्शन नंबर ए है, विषय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये बात तो ठीक है, बताती है ये चीज। बी, विविध तरीकों से सीख लेख का आकलन किया जाता है, बिल्कुल विभिन्नता की बात करता है बहुबुद्धि सिद्धांत, बी ऑप्शन भी ठीक है। सी, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये वाला ऑप्शन और डी ऑप्शन में बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। समझिए, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि संवेगात्मक बुद्धि का बुद्धि लब्धि, देखो बुद्धि लब्धि हो गया एक मेजरमेंट, एक मेजर करना बुद्धि को, और संवेगात्मक बुद्धि हुआ बुद्धि लब्धि का एक प्रकार, तो ये संबंधित नहीं है, ये बात तो हमारी ठीक है बिल्कुल, है ना। डी, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का विशिष्ट समुच्चय, समुच्चय की बात कर दी इसने कि मतलब सारी बुद्धि एक साथ वर्क करती हैं, समुच्चय में वर्क करती हैं, ये बात नहीं कही बहुबुद्धि सिद्धांत ने। बहुबुद्धि सिद्धांत ने तो ये कहा है कि 8 प्रकार की बुद्धि होती हैं, किसी में कोई बुद्धि पाई जाती है, किसी में कोई बुद्धि पाई जाती है, लेकिन ग्रुप की बात वो नहीं करता, और जो बात नहीं करता हमें वो ही बताना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को निर्धन परिवार द्वारा। 2 जुड़वा बच्चे हैं, उन्हें एक बच्चे को तो अमीर परिवार ने गोद ले लिया और एक बच्चे को गरीब परिवार ने। 1 वर्ष बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है। अगर 1 वर्ष बाद हम उनका IQ लेवल चेक कर रहे हैं तो क्या संभावना है उसमें। फर्स्ट ऑप्शन है, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ये बात तो कहीं नहीं है, जरूरी नहीं है, गरीब बच्चे के भी अच्छे अंक आ जाते हैं, अमीर बच्चा फेल भी हो जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, जरूरी नहीं है दोनों समान अंक प्राप्त कर लें, बराबर अंक। सी, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले के लड़के की अपेक्षा निर्धन वाला अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये भी जरूरी नहीं है कि गरीब बच्चा ही पास हो जाएगा, अमीर बच्चा फेल होगा, ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है अमीर अच्छा हो। एंड डी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ये बात ठीक है बिल्कुल। बच्चे का जो सामाजिक स्तर है वो बच्चे के विकास को, वृद्धि को तो प्रभावित करेगा, लेकिन बुद्धि लब्धांक को प्रभावित वो नहीं करेगा। मानसिक विकास को तो प्रभावित करेगा वो, लेकिन बुद्धि लब्धांक को प्रभावित वो नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस चीज पर बल देता है, ये बताइए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, विद्यालय की बात तो कहीं नहीं कही हार्वर्ड गार्डनर ने। बी, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं, ये बात कही है, विलक्षण का मतलब अलग अलग योग्यता,
हार्वर्ड गार्डनर ने यही कहा है कि हर व्यक्ति में अलग अलग योग्यता पाई जाती है, हर व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि पाई जाती है। 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, तो बी ऑप्शन हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल, अनुबंध की बात तो थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलोव ने करी थी। एंड डी सामान्य बुद्धि, ये इन्होंने कोई बुद्धि नहीं दी थी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, इंक्लूसिव क्लास है, उस क्लास में एक टीचर को जो योजना बनाई है, जो एजुकेशनल उसने प्लानिंग की है, उस प्लानिंग को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए? नहीं, तैयार तो करनी चाहिए, प्लानिंग तो करनी चाहिए। कभी कभी तैयार, कभी कभी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये बात ठीक है, उसकी जो प्लानिंग है उसे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, एक्टिवली प्रिपेयर करे टीचर, ऐसा नहीं कि इनएक्टिव है टीचर ना, अपनी प्लानिंग को, अपनी योजना को वो बहुत सक्रिय रूप से तैयार करे। और डी तैयार करने के लिए हतोत्साहित, वर्ड तो वैसे भी निगेटिव हो गया, नहीं हो सकता। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन पढ़े। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।